शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की हम बिहार वाली न्यूज़ के साथ में। यहाँ पर हम कास्ट सेंसस के बारे में न्यूज़ नहीं देखने वाले हैं। यहाँ पर हम कास्ट सर्वे से रिलेटेड न्यूज़ देखने वाले हैं, लेकिन कास्ट सर्वे से संबंधित यदि न्यूज़ को हमें समझना है तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि कास्ट सेंसस आखिर होता क्या है और सरकार क्यों चाहती है, बिहार की गवर्नमेंट क्यों चाहती है कि वो कास्ट सेंसस कराए या फिर कास्ट सर्वे कराए। 2011 की जनगणना के हिसाब से यदि देखा जाए ना तो कास्ट से उतनी ज़्यादा जानकारी हमको नहीं मिल पाती है कास्ट से रिलेटेड। इस बार मुद्दा ये उठ रहा है कि जातिगत आधारित जनगणना होनी चाहिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि कौन कौन सी जाति वाले लोग कितना ऊपर उठ पाए हैं, गवर्नमेंट की किसी स्कीम का कितना लाभ उनको मिल पाया है, कौन सा समुदाय ऐसा है जो कि अभी पिछड़ा हुआ है, किसको रिजर्वेशन और दिया जा सकता है, किसको ऊपर उठाने की ज़रूरत है। ये सारी की सारी जानकारी हमको कास्ट सेंसस के माध्यम से प्राप्त हो सकती है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए जो सेंसस है, सेंसस की यदि हम बात करें जिसको जनगणना बोलते हैं, तो हमारे देश में जो जनगणना है वो हर 10 साल में होती है, ठीक है। लेकिन इस बार क्या हुआ था, 2021 में ये जनगणना होनी चाहिए थे, वो नहीं हो पाई कोविड-19 के बहाना के चलते चलते। कास्ट सेंसस कराने में एक तो पैसा लगता है, टाइम लगता है, और दूसरे नंबर की बात यह है रिजल्ट आने के बाद फिर सरकार को उस हिसाब से पैसा भी खर्च करना पड़ता है कि भाई हमें यहाँ इस एरिया में पैसा खर्चा करने की ज़रूरत है, इन लोगों के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। ये भी एक कहना चाहिए निगेटिव पॉइंट गवर्नमेंट के लिए आ जाता है, इसलिए भी सरकारें सेंसस कराने से बचती हैं। एक बात ये हो गई है। अब चूंकि ये जो सेंसस है, जनगणना है, वो केंद्र सरकार कराती है, इसलिए जब बिहार के मन में ये आया था कि हम जातिगत आधारित जनगणना कराएंगे तो इसका विरोध होने लगा। उनका कहना था, मतलब अपोजिट वालों का कहना था कि जनगणना जो है केंद्र सरकार का विषय है, आप इसको कैसे करके कंडक्ट करा सकते हैं। इसलिए फिर क्या बिहार की सरकार ने सोचा कि नहीं, हम सेंसस नहीं कराएंगे कंडक्ट, हम एक काम करते हैं, कास्ट सर्वे कराते हैं। कास्ट सर्वे कराने से भी बहुत सारी जानकारी सामने आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर फिर भी देखा जाए ना तो कास्ट सर्वे का भी बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था। विरोध होने का कारण ये है कि सरकार को बोला जा रहा है आपके पास में ऐसी कोई पावर नहीं है, ऐसा कोई क्षेत्र अधिकार नहीं है कि आप इस प्रकार के सर्वे कंडक्ट कराएं। दूसरी नंबर की बात बोली जाती थी कि भाई इससे लोगों की प्राइवेसी का उल्लंघन हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया है, जैसे कि यहाँ पर ये 3 महिलाएं बैठी हुई हैं, ठीक है, एक ही मोहल्ले में आजू बाजू में इनका घर है। यदि सरकार इनसे इनकी जाति पूछ रही है तो इससे उनकी प्राइवेसी का उल्लंघन कैसे हो गया, जबकि इनके बाजू में जो लेडीज़ बैठी है वो भी उनकी जाति को जानती है, ये भी उनकी जाति को जानती है। तो यहाँ पर प्राइवेसी वाली कोई बात ही नहीं रह गई है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो जो कास्ट सेंसस होता है, सबसे पहले तो हमें इसको समझना है। कास्ट सेंसस का मतलब ये है, हम कास्ट वाइज टेबुलेशन कर रहे हैं इंडिया के पॉपुलेशन की सेंसस की एक्सरसाइज में। मतलब कि जातिगत आधारित कोई भी डेटा हम टेबल में प्रस्तुत कर रहे हैं इंडिया के पॉपुलेशन की, जब भी हमारी सेंसस की एक्सरसाइज कंडक्ट हो रही है, विच इज़ डेसिनियल काउंट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन फ्रॉम 1951 से लेकर के 2011। यहाँ पर डेसिनियल वर्ड यूज़ किया गया है। डेसिनियल का मतलब देख लेते हैं। डेसिनियल का मतलब होता है 10 वर्ष का। तो हमारे यहाँ पर जो जनगणना हर 10 साल में हो रही है, ठीक है। अब सरकार आज के समय में जो पैसा खर्चा करती है वो 2011 की जनगणना के हिसाब से पैसा खर्चा करती है। यदि उस समय में हम कह रहे हैं कि भारत की जो जनसंख्या थी 136 करोड़ या फिर जितनी भी थी उस टाइम में, पार्टिकुलरली देखा जाए तो हम उसके हिसाब से सरकार खर्चा कर रही है। आज के समय में ये जो जनगणना है उससे बहुत आगे निकल चुकी है। तो जब उससे बहुत ज़्यादा वो आगे निकल चुकी है तो हमको जो है उस हिसाब से पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। वहीं यदि देखा जाए 1951 से लेकर के 2011 तक, एवरी सेंसस इन इंडिया हैज़ पब्लिश द पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट,
शेड्यूल्ड ट्राइब कंप्राइजिंग द दलित एंड आदिवासीज। इसमें 1951 से 2011 तक जो जनगणना अभी तक आयोजित हुई है, इसमें हमें पॉपुलेशन का पता चला है कि एससी वाले लोग कितने हैं, एसटी में कितने आते हैं। इसके साथ साथ में दलित लोग, आदिवासी लोग, एलोंग विद द गैमट डाटा इंक्लूडिंग रिलीजियस, लैंग्वेजेस, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ईटीसी। तो ये सारी जानकारी हमको थोड़ी सी मिल पाई है। लेकिन यहाँ पर ओबीसी लोगों को काउंट नहीं किया गया था, जो कि लोअर एंड इंटरमीडिएट कास्ट माना जाता है, विच अकॉर्डिंग टू द मंडल कमीशन मेक अप अराउंड 52% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन। इतना बड़ा समुदाय है और इसके बारे में सरकार के पास यदि कोई डेटा प्रस्तुत नहीं है, ठीक है, तो ये यहाँ पर सोचने वाली बात हो जाती है। यदि हम सब कास्ट की बात कर लें, सब कास्ट की बात करें और एससी एंड एसटी को छोड़ दें, एससी एसटी को यदि आप छोड़ देते हैं तो बाकी की जो कैटेगरी है उसको जनरल के तौर पर हम काउंट करते हैं। इसीलिए जो है डिमांड रहती है कि कास्ट पर आधारित सेंसस होना चाहिए। वहीं यदि हम सेंसस की बात करें, जनगणना की बात करें, तो हमारे देश में पहली बार सेंसस आयोजित किया गया था 1872 में, ठीक है। इसके बाद टाइम टू टाइम मतलब पीरियडिक काउंट चालू हो गया था 1881 में अंडर द ब्रिटिश रूल। तब से लेकर के अब तक देखा जाए तो डाटा ऑन द कास्ट वाज ऑलवेज इंक्लूडेड। तब से हम देखते हैं कि कास्ट वाइज जो डेटा है उसको इंक्लूडेड किया जाता है, दाऊ ओनली इन 1931। इसके बाद वाली जो न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो एब्यूसिव पोस्ट से रिलेटेड है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई चल रही थी, ठीक है। ऐसे व्यक्ति जो कि एब्यूसिव पोस्ट को फॉरवर्ड कर रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास किसी ने मैसेज भेजा है, आपने बिना सोचे समझे इसका क्या परिणाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा एक ठो ग्रुप में डाल दिया, दूसरे ग्रुप में डाल दिया, या फिर किसी को सेंड कर दिया। तो इस प्रकार की पोस्ट को भले ही आपने उसको नहीं क्रिएट किया, लेकिन यदि आप शेयर भी कर रहे हैं तो आप जो है अपराधी हैं। आपके ऊपर भी ये दायित्व बन जाता है कि आपको सज़ा मिलने वाली है। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना है। यहाँ पर हम बात करेंगे, एक लीडर हैं, सुप्रीम कोर्ट ने एक क्लियर बात कर दी है, जो कि एक्टर एंड फॉर्मर एमएलए रहे हैं SV शेखर। फ्राइडे के दिन कहा है कि एक व्यक्ति जो कि मैकेनिकल तौर से फॉरवर्ड कर रहा है एब्यूसिव या फिर डेरोगेटरी सोशल मीडिया पोस्ट, ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है डेरोगेटरी। डेरोगेटरी का मतलब होता है अपमानजनक, अपमान करने वाला, लज्जाजनक, अप्रतिष्ठाकारी, अनादर सूचक, इतने सारे मीनिंग है इसके, आप देख सकते हैं। तो यदि आप ऐसी पोस्ट को शेयर कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर दे रहे हैं जो जिससे कि किसी की मानहानि हो रही है, आप यही कह सकते हैं, या फिर आप किसी का जो है सम्मान है उसको गिरा रहे हैं, ठीक है, तो उसका अनादर कर रहे हैं, तो ये भी जो है एक प्रकार से अपराध की श्रेणी में आ जाता है। विदाउट एक्चुअली रीडिंग, आपने उसको एक्चुअल में रीड भी नहीं किया है, ना ही उसके बारे में सोचा है, is liable to face the consequences which may extend to criminal action। इसमें ऐसा है कि आपके खिलाफ में जो है क्रिमिनल एक्शन भी हो सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कहना है। तो एक बेंच है, जस्टिस BR गवई और PK मिश्रा, ये इसकी सुनवाई कर रहे थे। डिड नॉट सीम वेरी इम्प्रेस्ड व्हेन मिस्टर शेखर हु इज एक्यूज्ड ऑफ शेयरिंग ए वल्गर पोस्ट अबाउट वुमेन जर्नलिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक जो महिला पत्रकार है उनके खिलाफ में गंदी टाइप की पोस्ट जो रही थी उसको इन्होंने शेयर किया। उनका कहना है कि उन्होंने क्या काम किया था, आंखों में ड्रॉप लगा के रखा था, एंड हिज फिंगर्स एक्सीडेंटली टच द सेंड बटन, और अचानक से मेरी जो उंगली है वो सेंड वाली बटन में चली गई और वो फॉरवर्ड हो गया, ऐसा कहना है इन नेता का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आपका ये जो बहाना है ये चलेगा नहीं। यदि आपने सेंड किया है तो आप समझ लीजिए कि आप सज़ा के भागीदार हैं।
हाई कोर्ट की रूलिंग क्या कहती है इसको हम देख लेते हैं। तो टॉप कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया है कि टू इंटरफेयर विथ मद्रास हाई कोर्ट डिसीजन। मद्रास हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। एंड रिफ्यूज़ कर दिया है टू केस मल्टीपल क्रिमिनल केसेस फाइल्ड अगेंस्ट मिस्टर शेखर। अलग अलग किस्म के जो इनके ऊपर केस दर्ज किए गए थे, तो हाई कोर्ट ने भी मना कर दिया था, तो ये सुप्रीम कोर्ट गए, तो सुप्रीम कोर्ट भी अभी मना ही कर रहा है। तो ये जो फेसबुक पोस्ट थी जिसको शेयर किया गया था उनके द्वारा, इसकी डेट है 19 अप्रैल 2018 की। अब आप सोच लीजिए ये 2023 चल रहा है, 2023 में ये चीज़ हुई थी और आज इनकी सुनवाई हो रही है। इसी को बोलते हैं भारतीय न्याय व्यवस्था। हाई कोर्ट हैड सेंट द मैसेज वाज डिस्पीकेबल टू से द लीस्ट। हम ऐसे एरा में रह रहे हैं जहाँ पर जो सोशल मीडिया है वो वर्चुअली क्या है ना, प्रत्येक दिन की जो लाइफ है उसको कैप्चर करते जा रही है। वी आर नाउ सफरिंग फ्रॉम ए वर्चुअल इंफॉर्मेशन डायरिया वेयर एवरीवन इज बॉम्बार्ड विथ मैसेज। कुल मिलाकर के एक बीमारी वाली दुनिया में हम रह रहे हैं, आप इसको ऐसा समझ लीजिए। तो जब आप इस प्रकार से मैसेज को फॉरवर्ड कर रहे हैं तो उसका क्या परिणाम हो सकता है, इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा सोचना समझना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करने वाले हैं एक 660 मेगावाट पावर प्लांट की, जो कि बिहार में इनॉग्रेट किया गया है। तो केंद्रीय मंत्री के द्वारा 660 मेगावाट पावर प्लांट का उद्घाटन किया गया है बिहार में। यूनियन मिनिस्टर फॉर पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी R.K. सिंह, यूनियन मिनिस्टर पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी R.K. सिंह है। फ्राइडे के दिन इन्होंने उद्घाटन किया है 660 मेगावाट यूनिट वाला 2 स्टेज यूनिट 2 स्टेज 1 ऑफ द नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशंस बार सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। इसके बाद में ही लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर पावर ग्रिड 400/132 किलोवाट लखीसराय सब स्टेशन एक्सटेंशन। ही कॉन्ग्रेचुलेटेड NTPC फॉर सक्सेसफुली कंप्लीटिंग द यूनिट। तो कुल मिलाकर के देखा जाए बिजली के सेक्टर में कौन कौन सी जगह पे कहाँ किसका उद्घाटन किया गया है, ये थोड़ी सी संक्षेप में जानकारी के लिए बस है हमारे लिए। इसके बाद हम सीधे चलते हैं राजस्थान की तरफ और देखते हैं राजस्थान से संबंधित प्रमुख न्यूज़। तो जो पहली न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे राजस्थान की, वो आई है यहाँ पर जो लाइवलीहुड प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, रूरल लाइवलीहुड प्रोग्राम। रूरल लाइवलीहुड की जो भी स्कीम है उसमें सरकार ने क्या काम करी है, 15% की वृद्धि करी है फॉर वुमेन इन राजस्थान रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट। लाइवलीहुड का मतलब होता है जीविका, रोजी रोटी। रोजी रोटी कमाने के लिए आप सरकार ने जो स्कीम चालू करी है उसमें सरकार ने 15% की वृद्धि करी है महिलाओं के लिए। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने फ्राइडे के दिन अनाउंसमेंट किया है 15% का इंक्रीज इन द ऑनोरियम पेड टू द वुमेन एसोसिएटेड विद द रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट। ऐसी महिलाएं जो कि ग्रामीण लाइवलीहुड आजीविका मिशन से जुड़ी हुई हैं, उनके सम्मान में 15% की वृद्धि करी गई है राजस्थान की सरकार की तरफ से। तो ये जो प्रोजेक्ट हैं किसके द्वारा चलाए जाते हैं, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के माध्यम से चलाए जाते हैं। द वुमेन विल आल्सो गेट इंटरेस्ट फ्री लोन वर्थ 1000 करोड़ फॉर एग्रीकल्चर एंड नॉन फार्म वर्कर। तो अच्छी बात यह है, कोई महिला है यदि वो लोन लेना चाहती है तो बिना इंटरेस्ट के आपको लोन मिल जाएगा। ठीक है, इसकी जो टोटल कीमत रखी गई है वो 1000 करोड़ रुपया है। एग्रीकल्चर और नॉन फार्मिंग वर्क के लिए ये लोन आपको मिल सकता है। तो सखी सम्मेलन को एड्रेस करते हुए सीतापुर ये जगह है, इंडस्ट्रियल एरिया है। मिस्टर गहलोत का कहना है कि जो वुमेन्स का सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो कि इंगेज है बहुत सारी इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ में, ये काफ़ी महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन दे रहा है स्टेट के डेवलपमेंट में। तो
कभी भी यदि महिलाएं चाहती हैं कि वो कुछ करें तो सबसे पहले सबसे बढ़िया जो ऑप्शन रहता है उनका वो होता है स्वसहायता समूह निर्माण करने का। इसलिए जब भी यदि कोई लेडीज़ चाहती है कि मुझे कुछ करना है तो सबसे पहले उसको ये देखना चाहिए कि कहीं यदि स्वसहायता समूह स्कीम चल रही है मोहल्ला पड़ोस में तो सबसे पहले उसके बारे में वो जाने समझे, उनसे मिलें। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखिए, आपको ब्याज नहीं देना है, आपको लोन मिल जाएगा और आपको ऐसा भी नहीं है कि बैंक मना कर देगा। यदि आप स्व सहायता समूह चला रहे हैं तो समझ लीजिए लोन मिलने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो जो महिलाओं के एंटरप्राइजेस हैं, इसके साथ साथ में इनोवेशन है, इन्होंने बूस्ट किया है हमारे कॉन्फिडेंस को, इनेबलिंग देम टू वर्क इन स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन। मिस्टर गहलोत ने डिसबर्स किया था, मतलब वितरण किया था 702 करोड़ रुपया का लोन, रिलीज्ड बाय द बैंक्स महिला निधि, वाटर सेल्फ डेवलपमेंट कन्वर्जेंस एंड लाइवलीहुड प्रमोशन असिस्टेंस ऑन द ओकेजन। उनका कहना है कि लगभग 43 लाख जो महिला मेंबर हैं ऑफ द 3.6 लाख SHGs हैड ऑलरेडी रिसीव लोन ऑफ 4,777 करोड़ रुपए। देखिए कितने सारे महिला स्व सहायता समूह चल रहे हैं, 3.60 लाख, इसमें से 43 लाख महिलाएं ऐसी हैं जिनको लोन मिला है और लगभग अभी तक देखा जाए तो 4,774 करोड़ रुपया का लोन बांटा जा चुका है। चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया था समर्थ सखी योजना, ये रूरल सेटलमेंट माना जाता है इंदिरा रसोई योजना का, इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर प्रोग्राम एंड द डिजिटल सखी योजना ड्यूरिंग द प्रोग्राम। तो काफ़ी सारी योजनाएं हैं जिनको लॉन्च किया गया था चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत के द्वारा। इसके बाद वाली जो न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्रिमिनल लॉ बिल में संशोधन किए जाने से संबंधित है। यहाँ पर देखिए, सरकार अंग्रेज़ों के टाइम पीरियड में जो टर्म यूज़ की जा रही हैं कुल मिलाकर के उनको चेंज कर रही है। सरकार शब्दों को चेंज करके शब्दों के हेर फेर में आपको कुल मिलाकर के हेर फेर कर देती है आप लोगों का भी। तो इसी प्रकार के हेर फेर में हम भी शामिल होते हैं और देखते हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि अंग्रेज़ों के जो बनाए नियम कानून हैं वो अब पुराने हो गए, हमारे कोई काम के नहीं है, वो अंग्रेज़ों की गुलामी की निशानी है, हम इनको एकदम नष्ट कर देंगे। रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया था 3 बिल लोकसभा में, जिसमें रिपील किए जाएंगे, रिप्लेस किए जाएंगे पुराने कानून, जैसे कि IPC चेंज हो जाएगा, CRPC चेंज हो जाएगा, इसके साथ साथ में इंडियन एविडेंस एक्ट को भी चेंज किए जाने की बात की जा रही है। भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 ये रिप्लेस कर देगा IPC 1860 को। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023 रिप्लेस कर देगा CRPC 1898 को, और भारतीय साक्ष्य बिल 2023 रिप्लेस कर देगा एविडेंस एक्ट 1872 को। वहीं यदि हम बात करें इंडियन पेनल कोड IPC की, तो ये क्या है, ऑफिशियल क्रिमिनल कोड माना जाता है इंडिया का, जिसको ड्राफ्ट किया गया था 1860 में इन द वेक ऑफ द फर्स्ट लॉ कमीशन एस्टेब्लिश इन 1834 अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था उस समय में एक कमीशन बना था 1834 में, उसी के अंतर्गत इसकी ड्राफ्टिंग करी गई थी। फिर आता है CRPC एक्ट, ठीक है। CRPC ये प्रोवाइड करता है प्रोसीजर्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग क्रिमिनल लॉ इन इंडिया। क्या प्रोसीजर रहेगी यदि हमारे देश में कोई क्रिमिनल लॉ रहेगा तो उससे रिलेटेड उसका एडमिनिस्ट्रेशन करने का काम CRPC करता है। ये लागू हो गया था हमारे यहाँ पर 1973 में और ये इफ़ेक्टिव हो गया था 1 अप्रैल 1974 को। इसके बाद आ जाता है इंडियन एविडेंस एक्ट। तो ओरिजिनली तौर पर इसको पास किया गया था इंडिया में इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल 1872 के दौरान में, ब्रिटिश राज हुआ करता था। इसमें सेट ऑफ रूल्स हैं एंड अलाइड इश्यूज गवर्निंग एडमिनिस्ट्रेबिलिटी ऑफ एविडेंस इन द इंडियन कोर्ट ऑफ लॉ। इसके बाद न्याय संहिता बिल 2023 सरकार लेकर के आई है। ये बिल डिफाइन करता है कि टेररिज्म के अंतर्गत कौन कौन सा काम शामिल रहेगा। इसके साथ साथ में कुछ जो ऑफेंसेस हैं, जैसे कि सेपरेटिज्म क्या है, अलगाववाद क्या है,
आर्म्ड रिबेलियन क्या है, हथियार उठा करके आप सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों को सेपरेट तरीके से परिभाषित किया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति चैलेंज करेगा इंडिया की सोवरनिटी को, उसको डील इसी से करने वाले हैं सरकार। इसके साथ साथ में इसने रिपील कर दिया है द ऑफेंस ऑफ सेडिशन को। ठीक है, इसने क्या काम कर दिया है, जो सेडिशन है, देशद्रोह है, उसको निरस्त कर दिया है। विच वाज वाइडली क्रिटिसाइज एज ए कॉलोनियल रेलिक दैट कर्ब फ्री स्पीच एंड डिसेंट। लेकिन इस चीज़ को सरकार ने ख़त्म करी है और दूसरी जो नई चीज़ ला दी है वो यहाँ पर ला दी है। मतलब सरकार किसी के ऊपर टेररिज्म से रिलेटेड या फिर अलगाववाद का आरोप लगा करके भी अपना काम यहाँ पर निकाल सकती है। तो बहुत ज़्यादा डिमांड चले आ रही थी कि ये जो सेडिशन लॉ है अंग्रेज़ों के ज़माने का है। अंग्रेज़ों ने इस कानून को लाए थे ताकि हमारे देश के जो क्रांतिकारी लोग हैं उनको उनकी आवाज़ को दबा सकें, आज़ादी के लिए कोई बीड़ा ना उठा सके, इसलिए सरकार ये सेडिशन लॉ लेकर के आई थी। लेकिन आज भी हमारे देश में अंग्रेज़ चले गए, लेकिन अंग्रेज़ों की जगह सरकार इसका इस्तेमाल करने लग गई थी, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा डिमांड रहा था। इसमें कुछ सुझाव दिए गए हैं कि 10 साल का इम्प्रिजनमेंट मिलने वाला है सेक्सुअल इंटरकोर्स यदि कोई करता है विथ वुमेन ऑन फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज विच इज़ ए कॉमन फॉर्म ऑफ डेसिपेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन। यदि आपने किसी महिला के साथ में, ठीक है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयमेंट, सेक्सुअल संबंध बनाए हैं और फिर इसके बाद में आप कह रहे हैं कि मैं शादी नहीं करूँगा, तो आपको 10 साल की जेल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर फिर दिक्कत ये हो जाती है कि कोई जो लड़की है किसी को गलत तरीके से फंसा भी सकती है और फिर बचने की जिम्मेदारी उसी लड़के के ऊपर आ जाएगी, बेचारे के ऊपर, ऐसा भी होता है। इसके साथ साथ में जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया था तो इसमें कमिटी सर्विस जैसी कुछ भी हमको देखने को मिलती है एज ए फॉर्म ऑफ पनिशमेंट ऑफ स्पेसिफिक क्राइम विच कैन हेल्प इन रिफॉर्मिंग अफेंडर एंड रिड्यूसिंग ओवर क्राउडिंग इन प्रिजन। कुल मिलाकर के स्पेसिफिक क्राइम के लिए अलग अलग कहना चाहिए पनिशमेंट का स्वरूप दिया गया है, इससे ओवर क्राउडिंग को कम किया जाएगा जेल में। इसके अलावा इस बिल के माध्यम से फिक्स कर दिया गया है मैक्सिमम लिमिट ऑफ 180 डेज टू फाइल ए चार्जशीट। यदि किसी को चार्जशीट फाइल करना है तो 180 दिन मैक्सिमम है आपको। विच कैन स्पीड अप द ट्रायल प्रोसेस एंड प्रिवेंट इंडेफिनिट डिलेस। जो डिले होता है कोर्ट तक केस पहुंचने में वो डिले नहीं होगा। इसके बाद आ जाता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023। ये प्रमोट करता है कि हम जो है टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे ट्रायल में, अपील में, रिकॉर्डिंग डिपोजिशनर्स में, ये सारी चीज़ों में हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को अलाउ करेंगे। इस बिल के माध्यम से वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ सर्वाइवर ऑफ सेक्सुअल वायलेंस कंपलसरी बना दिया गया है। क्या बोला जा रहा है, वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ सर्वाइवर्स ऑफ सेक्सुअल वायलेंस कंपलसरी। सीधी सी बात यह है, जिस महिला के साथ में रेप हुआ है उसका जो स्टेटमेंट है वो वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से हो सकता है। विच कैन हेल्प इन प्रिजर्विंग एविडेंस इन प्रिवेंटिंग कोएर्सन और मैनिपुलेशन। इससे क्या होगा, कभी कोई अपनी बात से मुकर नहीं पाएगा। इसके साथ साथ में ये जो बिल है उसने अनिवार्य कर दिया है कि पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा अबाउट द स्टेटस ऑफ ए कंप्लेंट इन 90 डेज। यदि कहीं कोई कंप्लेंट आई है तो उसका क्या स्टेटस है, 90 दिन के भीतर में आपको जो है इन्फॉर्म करते रहना है। इससे पुलिस की अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ने वाली है। सेक्शन 41A ऑफ द CRPC विल बी रीनंबर्ड किया गया है, मतलब पुनः क्रमांकित किया गया है। CRPC का जो 41 है उसको सरकार ने क्या बोल दी, सेक्शन 35 बोल दी है। इसमें कुछ चीज़ें इंक्लूड करी गई हैं जैसे कि सेफ गार्ड स्टिपुलेटिंग नो अरेस्ट कैन बी मेड विदाउट प्रायर अप्रूवल फ्रॉम एन ऑफिसर एट लीस्ट एट द रैंक ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस स्पेशली फॉर ऑफेंसेस पनिशेबल बाय लेस देन 3 years और फॉर इंडिविजुअल अबव 60 years। यहाँ पर कुछ प्रावधान यहाँ पर दिए गए हैं कि देखिए, यदि किसी को आप अरेस्ट कर रहे हैं
तो आप अरेस्ट नहीं कर पाएंगे यदि आपने प्रायर अप्रूवल नहीं लिया है डीएसपी रैंक वाले पुलिस से। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अप्रूवल लेंगे। ऐसा किसके लिए है, ऐसे अपराध जिसकी सज़ा 3 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसे व्यक्ति जिनकी 60 साल उम्र हो गई है, ठीक है, ऐसी व्यक्ति जिनकी 60 साल उम्र हो गई, उनको यदि गिरफ्तार करना है तो डीएसपी से पहले अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा इस बिल में रिक्वायरमेंट रखी गई है कि जो पुलिस कंसल्ट द विक्टिम बिफोर विदड्रॉइंग ए केस पनिशेबल बाय 7 ईयर और मोर। एक प्रावधान किया गया है कि पुलिस क्या काम करेगी, कंसल्ट करेगी विक्टिम के साथ में यदि वो केस को विथड्रॉ कर रहा है और जिसमें सज़ा का प्रावधान है 7 ईयर्स या फिर उससे भी ज़्यादा साल का। इसके साथ साथ में यदि कोई अपराधी है वो फरार हो गया है तो उनकी अनुपस्थिति में भी अदालत मुकदमा चला सकती है, सज़ा सुनाने की अनुमति देता है, जो कि भगेड़े लोगों को न्याय से बचने से रोक सकता है। इसके साथ साथ में ये मजिस्ट्रेटों को ईमेल, एसएमएस, व्हाट्सएप संदेश आदि जैसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के आधार पर अपराधों का संज्ञान लेने का अधिकार भी देता है। कोई जज है, मोबाइल चला रहा, व्हाट्सएप में कुछ कहीं मैसेज वैसेज कुछ देखा तो वो स्वतः संज्ञान ले सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वो न्यूज़ जो है न्यूज़पेपर में ही छपी हो या फिर कोई कोर्ट जाएगा, केस दायर करेगा तभी वो सुनवाई होगी। मौत की सज़ा के मामले में दया याचिका राज्यपाल के पास 30 दिन के भीतर और राष्ट्रपति के पास 60 दिन के भीतर दाखिल करी जानी है। यदि किसी को डेथ की सज़ा सुनाई गई है तो राज्यपाल के पास 30 दिन के भीतर भेजिए और राष्ट्रपति के पास 60 दिन के भीतर आपको भेजना है। राष्ट्रपति ने यदि उस पर मुहर लगा दिया है तो कोई भी कोर्ट उसको मना नहीं कर सकता है। इसके बाद फिर सबूत वाला आ जाता 2023 का कानून। ये बिल इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को किसी भी उपकरण या सिस्टम द्वारा उत्पन्न या फिर प्रसारित की गई किसी भी जानकारी के रूप में परिभाषित करता है जो किसी भी माध्यम से संग्रहित या फिर पुनः प्राप्त करने में सक्षम है। ये इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की स्वीकार्यता जैसे कि प्रामाणिकता, कैसी अखंडता, विश्वसनीयता के लिए विशिष्ट मानदंड भी निर्धारित करता है जो डिजिटल डेटा के दुरुपयोग या छेड़छाड़ को रोक सकता है। तो कुल मिलाकर के डिजिटल डेटा के साथ में भी यदि हेरा फेरी हो रही है तो उसको भी सरकार इसके माध्यम से डील करेगी। इसके साथ साथ में डीएनए टेस्टिंग करी जा रही है तो वो भी एक सबूत के तौर पर काम करेगा, such as consent, chain of custody etc, which can enhance accuracy and reliability of biological evidence। कुल मिलाकर के इसको बायोलॉजिकल सबूत बोला जाता है। इसके साथ साथ में इसने मान्यता दिया है एक्सपर्ट ओपिनियन एज ए फॉर्म ऑफ एविडेंस, सच एज मेडिकल ओपिनियन भी सबूत के तौर पर रहेगा, हैंड राइटिंग का एनालिसिस भी सबूत के तौर पर हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस एज ए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, विच मीन्स दैट एवरी पर्सन एक्यूज्ड ऑफ ऑफेंसेस इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अनटिल देन प्रूव्ड गिल्टी बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट। क्या कहा गया सबसे लास्ट में, यदि आपके ऊपर किसी ने केस दर्ज कर दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप चोर ही बन गए हैं, या ठीक है, जब तक चोरी का अपराध सिद्ध नहीं होगा तब तक आपको कोई चोर नहीं बोल सकता, आपको कोई गिल्टी नहीं ठहरा सकता है। इसके बाद वाला जो हिस्सा है हमारा एडिटोरियल वाला हिस्सा है और पहला जो एडिटोरियल हम डिस्कस करने वाले हैं वो LK 99 से रिलेटेड है। LK 99 एक प्रकार से नया हाल फिलहाल में खोजा गया एक मटेरियल है जिसको वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं कि ये सुपर कंडक्टर है, ठीक है। सुपर कंडक्टर ये है कि नहीं है, इसको लेकर के अभी हाल फिलहाल में विवाद चल रहा है। तो ये सुपर कंडक्टर नहीं है, इसको हम कैसे मान लें, इसके लिए 2 तर्क दिए जाते हैं, उन तर्कों को हम यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले हम सुपर कंडक्टर के बारे में देखते हैं कि सुपर कंडक्टर आखिर होता क्या है। तो LK 99 जो मटेरियल है, वैज्ञानिक समुदाय को अब इस बात का विश्वास हो गया है कि LK 99 के नाम से जाने वाली सामग्री कमरे के टेम्परेचर पर और परिवेशीय दबाव पर काम करने वाली अतिचालक नहीं है। सुपर कंडक्टर को हम क्या बोलते हैं, अतिचालक बोलते हैं। तो सबसे पहले सुपर कंडक्टिविटी को हम समझेंगे, अतिचालकता क्या होती है।
किसी प्रतिरोध के बिना विद्युत धारा को प्रवाहित करने की किसी पदार्थ की क्षमता को अतिचालकता बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात करें, आपके घर में जो बिजली का तार रहता है, कॉपर का तार, एल्युमिनियम का तार, हर पदार्थ अपने में से बिजली गुजारता जरूर है, लेकिन कुछ मात्रा उसको वो रोक के भी रखता है, उसको बोलते हैं उसका प्रतिरोध। लेकिन हमें कुछ ऐसे मटेरियल की भी ज़रूरत पड़ती है कि एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास मोबाइल फ़ोन है। अब मोबाइल फ़ोन में हमारे पास छोटी सी बैटरी है, उसी बैटरी से सारी की सारी चीज़ें चल रही हैं मोबाइल के अंदर, जो भी चीज़ है। अब यदि यहाँ पर हम कुछ ऐसे उपकरण लगा दे रहे हैं जो कि बिजली को पूरा पूरा अपने भीतर से जाने देंगे, तो बिजली की बचत होगी हमारी। लेकिन यदि हमारे पास में उस प्रकार के पदार्थ नहीं हैं, तो वो अपने भीतर में बिजली को रोकेंगे, मतलब हमारी जो बैटरी है वो जल्दी जल्दी उतरने लगेगी। अतिचालकता का गुण हमें कब मिलता है? जब किसी पदार्थ को हम क्रांतिक ताप, क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे ठंडा करते हैं। कुल मिलाकर के यदि मोटे तौर से हम देखें कि अतिचालकता के अंतर्गत क्या होता है, बिना किसी प्रतिरोध के वो पदार्थ, वो कॉपर का वायर, वो एल्युमिनियम का वायर अपने भीतर से क्या काम करता है? बिजली को प्रवाहित होने देता है। तो जो दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया के शोधकर्ता हैं, उनके समूह द्वारा शुरू किए गए एक रोमांचक प्रकरण का तेजी से पटाक्षेप हो रहा है, मतलब कि उसका विरोध हो रहा है। इस औपचारिक घोषणा से मेल खाने वाला कोई औपचारिक निष्कर्ष नहीं निकलता है कि यह सामग्री परिवेशी परिस्थिति में बिना किसी प्रतिरोध के बिजली की धारा का परिवहन कर सकती है। लेकिन इन्होंने क्या काम किया है, वैज्ञानिक लोगों ने इसको प्रीप्रिंट पेपर पर प्रकाशित कर दिया है, मतलब वहाँ पर जाकर के लोग इस मटेरियल के बारे में पढ़ाई कर सकते हैं। LK99 की प्रकट रूप से सरल संरचना है, इसी के चलते चलते तो वैज्ञानिक लोगों को ये अपनी तरफ खींचा है। इसको हम जो है सुपर कंडक्टर नहीं बोल सकते, इसका दो कारण है। पहले नंबर की बात यह है, चुंबक को ये आधा ही प्रतिकर्षित कर पाया है। जैसे दो ठो मटेरियल हमने लिए हैं, ये LK99 है, ठीक है, ये LK99 है, और ये हमारे पास में चुंबक है। तो चुंबक को जब हम इसके पास में रखे हैं, तो ये जो चुंबक है ये इससे दूर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा थोड़ा थोड़ा ही हो रहा है। इसलिए कहते हैं कि ये सुपर कंडक्टर नहीं है। ज्यों ही हम किसी अतिचालक को एक कमजोर चुंबकीय क्षेत्र के भीतर अतिचालकता की स्थिति पैदा करने के लिए ठंडा करते हैं, वे संक्रमण वाले तापमान पर और उसके नीचे अपने आयतन से चुंबकीय क्षेत्र को बाहर कर देते हैं। ऐसी कोई चीज़ यहाँ पर हमको देखने को नहीं मिली है। अब यहाँ एक वीडियो आया है जिसमें LK99 एक चुंबक को आधा ही प्रतिकर्षित कर पाया, मतलब अपने से दूर भेज पाया है। लेकिन शोधकर्ता लोग कहते हैं कि इस सामग्री में इंसुलेटर हो सकता है, या फिर बिजली की धारा को रोकने वाला ये हो सकता है, जिसकी अशुद्धियों को चुंबकित किया जा सकता है, जिससे वीडियो में देखा गया है कि आधा प्रतिकर्षण ही संभव हो पाया है। इसके बाद लगभग 104 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इसकी जो प्रतिरोधकता है, विद्युत प्रतिरोधकता, वो तेजी से कम होते गई। LK99 की जो विद्युत प्रतिरोधकता है लगभग 104 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर तेजी से गिर गई, जो अतिचालकता का एक संभावित संकेत होता है। लेकिन वैज्ञानिक लोगों का कहना है कि यदि इसमें कोई अशुद्धि रहेगी ना, जैसे कि कॉपर सल्फाइड, इसके कारण से भी इस प्रकार की गिरावट आ सकती है। इसके बाद वाला जो एडिटोरियल हम डिस्कस करने वाले हैं, ये इंडिया और जापान के रिलेशन को बताता है। पार्टिकुलरली यहाँ पर सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के जापान और इंडिया किस प्रकार से सहयोग कर रहे हैं, अमेरिका के साथ में क्या सिस्टम चल रहा है, इसको यहाँ पर बताया जाता है। तो जो इंडिया और जापान है, दोनों कोलैबोरेट करेंगे सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग में। इंडिया एंड जापान ने जुलाई 2023 में एग्री कर लिया है कि हम जो है दोनों मिलकर के कोलैबोरेशन करेंगे सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग में, ताकि हम जो है रेजिलेंट सप्लाई चेन स्थापित कर सकें इस क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के ऊपर, एंड काम कर सकें एक साथ में जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए।
दोनों देशों के बीच में जो पार्टनरशिप बन रही है वो 5 फोकस एरिया के ऊपर कवर करती है, जैसे कि सेमीकंडक्टर की डिज़ाइन करना, सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग, इसके अलावा इक्विपमेंट पर रिसर्च करना, इसके साथ साथ में इस्टेब्लिश करना रेजिलेंस इन सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन। 5वें नंबर पर टैलेंट डेवलपमेंट का भी काम किया जाएगा। एन अलाइनमेंट ऑफ पॉलिसीज़। अलाइनमेंट ऑफ पॉलिसीज़ का मतलब ये है कि जापान भी वही चाहता है जो इंडिया चाहता है। कुल मिलाकर के इंडिया की पॉलिसी और जापान की जो पॉलिसी है उसमें हमको अलाइनमेंट देखने को मिल रहा है। ये जो डील आई है वो ऐसे टाइम पीरियड में आई है जबकि रैपिड एक्सपांसन चल रहा है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, पार्टिकुलरली द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड चिप्स। कहाँ पर इस्तेमाल होता है इसका? मोबाइल की चिप में, लैपटॉप की चिप में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। which has prompted the need for growing the pool of talent available in the industry alongside increasing the number of semiconductor fabrication plant। तो जो इंडस्ट्री है इससे लगा हुआ उसमें तेज़ी से वृद्धि हो रही है। इसके साथ साथ में बहुत सारे सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन के प्लांट भी देश दुनिया में स्थापित होते रह रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी तरफ से कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे कि देखा जाए, इंडिया क्या कहता है कि हम मेक इन इंडिया प्रोग्राम चलाएंगे, वहीं जापान कहता है कि हम सोसाइटी 5.0 विज़न लेकर के आएंगे। तो ये शेयर करते हैं गोल ऑफ टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस का, इनोवेशन ड्रिवन ग्रोथ का। इसके साथ साथ में कुछ बायलैटरल एग्रीमेंट भी साइन किए गए हैं ताकि प्रमोट किया जा सके टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को। जैसे कि जापान के पास में कोई टेक्नोलॉजी है तो इंडिया उसको सीखेगा, सीखने के बाद फिर हमारे देश के लोग जो है उसी प्रकार की चीज़ों को बनाना चालू कर देंगे। इसको हम बोलते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। इसके साथ साथ में सेमीकंडक्टर में रिसर्च का काम करना है तो उसमें भी कोऑपरेशन का काम किया जाएगा। एंड रेसिप्रोकल ट्रेड इन सेमीकंडक्टर रिलेटेड प्रोडक्ट। रेसिप्रोकल ट्रेड यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि खाली इंडिया जापान से चीज़ें खरीदते ही जाएं और जापान हमको जो है कर्जा में डुबाते ही जाए। दोनों की जो नेशन है वो रिकॉग्नाइज करते हैं क्रिटिकल इम्पोर्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी को, ठीक है, जिसके चलते चलते इनोवेशन आए, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है और नेशनल सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं। वहीं यदि हम देखें जापान की बात करें, इसकी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की बात करें, ये काफ़ी लंबे समय से ग्लोबल लीडर का काम कर रहा है चिप मैन्युफैक्चरिंग एंड रिसर्च के ऊपर में। इंडिया हैज़ ए ग्रोइंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर। हमारे पास में क्या है? आईटी सेक्टर है। एंड बर्गियोनिंग डिमांड फॉर सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट अक्रॉस द इंडस्ट्री। और हमारे देश में बहुत ज़्यादा डिमांड है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में। यदि हम क्या काम कर दें, ये दोनों की दोनों स्ट्रेंथ को एक कर दें, इसके चलते चलते क्या है, हम म्यूचुअली बेनिफिशियल कोलैबोरेशन का काम कर सकते हैं। इसके साथ में हम देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते चलते सप्लाई चेन प्रभावित हो जाती है। जैसे कि चाइना के पास में यदि सेमीकंडक्टर की पावर है, वो एक्सपोर्ट करता है अपने माल को, भारत के साथ में टेंशन बढ़ेगी तो वो क्या काम कर देगा, अपने प्रोडक्ट को महंगे कर देगा या फिर कहेगा कि हम अभी जो है नहीं भेज रहे हैं आपको। इससे क्या है, सप्लाई चेन फिर प्रभावित हो जाती है। जॉइंट रिसर्च इनिशिएटिव की यदि हम बात करें तो दोनों देशों को जो है जॉइंटली रूप से इनिशिएटिव लाने की ज़रूरत है। इससे क्या होगा, हमारे पास में जो रिसोर्सेस हैं उसको हम इकट्ठा कर पाएंगे। इसके साथ साथ में एक्सपर्टीज़ को हम इकट्ठा कर पाएंगे ताकि हम कॉम्प्लेक्स जो चैलेंजेस उत्पन्न हो रहे हैं सेमीकंडक्टर डिज़ाइन में, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, मटेरियल साइंस में, उससे हम निपट सकें। इस प्रकार की कोलैबोरेटिव अप्रोच के माध्यम से हम एक्सेलरेट कर सकते हैं इनोवेशन को, डेवलपमेंट ऑफ कटिंग एज सॉल्यूशन को। हमारे पास कोई सॉल्यूशन है तो हम उसको डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ में ये जो पार्टनरशिप है वो जोर देती है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर कि मानव संसाधन का भी हमें कैसे करके विकास करना है। इसके लिए स्किल एक्सचेंज प्रोग्राम चलाने पड़ेंगे, कुछ वर्कशॉप का आयोजन करना पड़ेगा, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा। फिर आती है अमेरिकन पार्टनरशिप की बात। यहाँ पर इंडिया का जो स्ट्रेंथ है सेमीकंडक्टर में, वो डिज़ाइन कर सकता है,
पैकेजिंग का काम कर सकता है। ऑफर्स स्कोप इट टू ज्वाइन द फोर्स विथ लीडर्स इन द इंडस्ट्री। कुल मिलाकर के भारत भी थोड़ा सा अपना योगदान दे रहा है। यदि हम एग्रीमेंट किए हैं जापान के साथ में, चार्टिंग ऑफ टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप फॉर फ्यूचर बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट एंड इंडिया विच आल्सो कवर इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, वर्कफोर्स डेवलपमेंट, फैसिलिटेशन, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट ऑफ कंप्लीमेंट्री सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। इंडिया ने क्या काम किया है, जापान के साथ में एग्रीमेंट किया है, इसके साथ साथ में अमेरिका के साथ में भी हमने कुछ कुछ एग्रीमेंट किए हैं, जिससे इन्वेस्टमेंट आएगा, इनोवेशन आएगा, वर्कफोर्स डेवलपमेंट होगा, इसके साथ साथ में लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट रहेगा सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए। एग्रीमेंट के पार्ट के हिसाब से देखा जाए, जो कि वाशिंगटन का एक हिस्सा है, नई दिल्ली ने साइन किया है एक एग्रीमेंट किसके साथ में, जॉर्जिया टेक यूनिवर्सिटी के साथ में। इससे क्या होगा, ऑल दिस आल्सो फॉलो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट बाय द माइक्रोन टेक्नोलॉजी। माइक्रोन टेक्नोलॉजी भी हमारे देश में इन्वेस्टमेंट का काम करेगी। अप्लाइड मटेरियल टू सेटअप सेमीकंडक्टर यूनिट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर। तो अमेरिका के साथ में भी भारत सहयोग कर रहा है। कुल मिलाकर के इंडिया जापान की जो पार्टनरशिप है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रही है ग्लोबल सेमीकंडक्टर के लैंडस्केप में।